हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, आप लोगों को पिछले वीडियो में 2010 के क्वेश्चन बैंक का जो है जैक बोर्ड के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बतलाए थे। अब 2011 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 2011। चलिए, तो इसमें पहले हम बॉटनी का बात करेंगे। फिर उसके बाद जियोलॉजी का बात करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इनमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि आप ध्यान से सुन लीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि परागकण डैश अवस्था में झड़ते हैं। सवाल आपका क्या बोल रहा है कि जो परागकण है वो किस अवस्था में झड़ते हैं। कहां से? तो परागकोश से। परागकोश से किस अवस्था में झड़ते हैं। क्वेश्चन हम आपको जरा बोर्ड में लिख देते हैं। सवाल है परागकण डॉट डॉट अवस्था में झड़ते हैं, ठीक है। तो आपका जो सवाल है वो ये है कि परागकण जो है वो परागकोश से किस अवस्था में झड़ता है ना। तो आपको बता देते हैं। तो आपको इसमें आपको ऑप्शन भी दिया है, आप ऑप्शन भी इनका सुन लीजिए। दो ऑप्शन दिया है, द्विकोषीय और दिया है चतुकोशिकीय, ठीक है। पहला दिया है द्विकोशिकीय, दूसरा चतुकोशिकीय। तो आपको बता दें इनका जवाब होगा द्विकोशिकीय। इसका क्या जवाब होगा? इनका आंसर होगा द्विकोशिकीय। ठीक है। मतलब इनमें जो है, जब इसमें परागकण जो है उनमें किस अवस्था में झड़ेंगे? जब इसमें दो सेल बन जाएगा, है ना। मतलब जब इसमें दो सेल बन जाएगा तब वो जाके क्या होगा कि यहां से परागकण जो है वो परागकोश से निकल जाएगा। जैसा कि आपको बताएं कि ये जो है यही है परागकोश, ठीक है। इसी को कहते हैं एंथर। तो इसमें जो परागकण रहते हैं तो वो परागकण के अंदर में जब दो सेल हो जाएगा तब जाके ये परागकण यहाँ से क्या होता है, झड़ते हैं। मतलब यहाँ से निकलते हैं, उसीलिए उसको बोलते हैं द्विकोशिकीय, ठीक है। जो आप लोगों को बताए थे कि ये परागकण है, देखिए आपको बताए थे कि ये परागकण है ना। तो परागकण में बोले थे पहले एक केंद्रक रहता है, उसमें डिवीजन होने के बाद जो है ना दो गो हो जाता है, एक छोटा एक बड़ा, है ना। तो ये जो दो गो जो बन गया है ना, तो एक जनरेटिव सेल हो गया और एक वेजिटेटिव सेल हो गया। तो दो गो बन गया, तो ये दो बन गया, दो सेल हो गया। तब ये यहाँ से परागकोश से ये जो है परागकण निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तब बाहर निकलेगा। तो इसमें केट सेल दो गो सेल हो जाता है, तब बाहर निकलता है। तो इसी को कहते हैं द्विकोशिकीय। यानी कि परागकण जो है परागकोश से जो निकलते हैं, मतलब झड़ते हैं, तो वो द्विकोशिकीय अवस्था में निकलते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपका जो है दूसरा सवाल ले चलते हैं। आपका यह 2011 का जो है जो बॉटनी के जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या कहते हैं, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि उच्च खनिज युक्त वसा, प्रोटीन और विटामिन वाली प्रजनित फसलों का विकास को कहते हैं डैश। एक बार फिर से सुन लीजिए। कहता है कि उच्च खनिज युक्त वसा, प्रोटीन और विटामिन वाली प्रजनित फसलों का विकास को कहते हैं। तो उसको कहते हैं बायोफर्टिफिकेशन, उसको कहते हैं बायोफर्टिफिकेशन, ठीक है। आपको बता दें 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बायोफर्टिफिकेशन। बायोफर्टिफिकेशन ये इनका जवाब होगा, बायोफर्टिफिकेशन, है ना। तो वही आपको बोले कि आपका सवाल था कि उच्च खनिज युक्त वसा, यानी कि ज्यादा, मतलब खनिज युक्त वसा होगा, प्रोटीन होगा, विटामिन वाली प्रजनित फसलों का जो विकास होगा उसी को कहता है बायोफोर्टिफिकेशन। चलिए, आपका दूसरा नंबर भी हो गया। अब ले चलते हैं आप लोगों को तीसरा नंबर में। अब इनका जो तीसरा नंबर है उस पर बात करते हैं। चलिए, अब इसका जो तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर जो सवाल है वो ये है। तीसरा नंबर में क्या कहते हैं, सुनिएगा जरा। कहते हैं किसी निश्चित संवर्धन माध्यम, जब पौधे के किसी भाग के उत्तक के संवर्धन से नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं तब उसे डैश कहते हैं। कह रहे हैं क्या
कि जब किसी पौधे के उत्तक को, है ना, एक निश्चित संवर्धन माध्यम में, है ना, निश्चित संवर्धन माध्यम में रखा जाता है तो उससे उत्पन्न पौधे को, या तो वो जो संवर्धन में रखा तो उनसे जो पौधा उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं टिश्यू कल्चर, मतलब उसी को कहते हैं उत्तक संवर्धन। तो एक बार हम सवाल फिर से पढ़ देते हैं। सवाल है आपका क्या, कि किसी निश्चित संवर्धन माध्यम जब पौधे के किसी भाग के, मतलब पौधे के उत्तक को, है ना, किसी भाग के उत्तक के संवर्धन से नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं तब उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर, या तो फिर उसी को कहते हैं उत्तक संवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इसी को कहते हैं उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन, ठीक है। चलिए 3 नंबर हो गया, सॉरी 4था नंबर हो गया। अब 5वां नंबर पर बात कर रहे हैं। सॉरी आपका ये 3रा नंबर हुआ, अब 4था नंबर का जरा बात कर रहे हैं। जरा 3रा नंबर हो गया, अब 4था नंबर पर बात कर रहे हैं। तो कहता है ट्राइकोडर्मा, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्फोरम, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्फोरम नामक ये कवक है, ठीक है। कहता है कि डाइकोडर्मा पॉलीस्फोरम नामक कवक से उत्पन्न जैव सक्रिय अणु जो प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में कार्य करता है उसे डैश कहते हैं। तो उसी का नाम है साइक्लोस्पोरिन। क्या नाम है? साइक्लोस्पोरिन। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बोले क्या ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ध्यान दीजिएगा, बोले क्या कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से उत्पन्न जैव सक्रिय अणु जो प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में कार्य करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसी को कहा जाता है साइक्लोस्पोरिन। तो इनका जो क्वेश्चन है उनका आंसर क्या हो जाएगा? तो साइक्लोस्पोरिन। क्या हो गया इनका? साइक्लोस्पोरिन, इसी को कहते हैं साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। तो मतलब क्या, वो जो कवक से जो रासायनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो एक तरह का एंटीबायोटिक के रूप में काम करेंगे उसी का नाम है साइक्लोस्पोरिन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर 4 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, 5वां नंबर का, ठीक है। पांच नंबर में क्या कहते हैं? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 22 ईस्वी को पारित किया गया था। एक बार फिर से, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 22 ईस्वी को पारित किया गया था। ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको बता दें कि आपका जो ये जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है, इसको कंपटीशन में भी इनको पूछा गया है, ठीक है। तो इनके लिए मतलब इनको निवारण के लिए और नियंत्रण के लिए, जल प्रदूषण जो इतना प्रदूषण हो रहा है, तो जैसे कि गंगा जो है प्रदूषित हो गया, तो फिर भी बहुत सारे योजना लगाए कि गंगा परियोजना की साफ सुथरा करने के लिए। तो इन चीजों का जो नियंत्रण बहुत पहले लग चुका था। ये लगा है 1974 ईस्वी को। कब लगा है? 1974 ईस्वी को ये पारित हो चुका है कि जल प्रदूषण न हो, उनके ऊपर जो है यह कानून बना हुआ है। कब? 1974 को। वही हम बोले आपको कि सवाल है आपका कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 22 ईस्वी को पारित किया गया था। क्या बोलेंगे? 1974 ईस्वी को, ठीक है। चलिए अब आपका जो है बॉटनी का सवाल कंप्लीट होता है, बॉटनी खत्म होता है। अब इसमें जूलॉजी के 5 क्वेश्चन कर दिया है ना, तो अब ये बॉटनी आपका हो गया है। अब हम बात करेंगे जूलॉजी का, ठीक है। चलिए तो आप आपसे जूलॉजी का इसमें होगा। तो चलिए अब जूलॉजी, चलिए जूलॉजी का बात कर रहे हैं। तो इसके जूलॉजी में पहला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आगे हमको लगता है जो पिछले वीडियो में आपको बतलाए तो सब में सॉल्व हो चुका है। मेंडल द्वारा कितने विपरीत गुणों वाले जोड़ों पर अध्ययन किया गया? एक बार फिर से, क्या बोले कि मेंडल द्वारा कितने विपरीत गुणों वाले जोड़ों पर अध्ययन किया गया है ना, तो आंसर आप क्या बोलेंगे? 7 जोड़े पर। कितना बोले? 7 जोड़े, 7 जोड़े पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा अगला है
किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को विकसित किया था? आपको पहले भी बताए थे, जिसका नाम है सर एलेक्स जेफरीज, है ना। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। कहता है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्या बोले, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक को विकसित किया था? आपको बताए थे ना, अपराधी को पहचान करने में, जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, इन सब में जो है अपराधी का पहचान करने के लिए जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है सबसे पहले जो विकसित किया उसका नाम क्या है? उसका नाम है एलेक्स जेफरीज। लेकिन इसको सम्मान देने के लिए कि उन्होंने इतने बड़े काम किए हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सर एलेक्स जेफरीज। क्या नाम है इसका? तो सर एलेक्स जेफरीज। सर एलेक्स जेफरीज, इन्होंने ही जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास किया। ठीक है, चलिए अब आपका ले चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? आपको पहले भी बताए थे ये, क्या बोले कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर अवस्थित है? आपको बताए थे यूपी में। यूपी में कहाँ? तो लखनऊ, लखनऊ, है ना। तो कहाँ पर? तो यूपी में, तो लखनऊ। चलिए अब जो है तीसरा नंबर आपका हो चुका है क्वेश्चन। अब जो है चौथा नंबर का बात करें तो ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? कहता है दो लिंग जनित रोगों का नाम बताइए। मतलब दो एसटीडी का बोल रहे हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन कहता है कि दो लिंग जनित रोगों का नाम बताइए। दो लिंग जनित रोग, दो लिंग जनित, उसी को कहते हैं यौन संचारित रोग। लिंग जनित रोग को कहते हैं यौन संचारित रोग, उसी को एसटीडी कहते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर में कौन कौन आ जाएगा? तो पहला का नाम आप एड्स बोल सकते हैं, एड्स, जो HIV नामक वायरस के द्वारा होता है। और दूसरा क्या हो जाएगा? गोनोरिया, गोनोरिया, ये ठीक है, ये गोनोरिया हो गया। हर्पिस हो जाएगा, है ना, मस्सा हो जाएगा। ये सब के सब जो है एसटीडी है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बीमारी है, मतलब यौन संचारित रोग है, इसी को लिंग जनित रोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका हो गया चौथा नंबर। अब जो है आप लोगों का पांचवा नंबर जो है, इसका फुल नाम लिखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम इनको मिटा लेते हैं। चलिए फुल नेम लिखने बोल रहा है। तो ये फुल नेम है कि आपको तो याद रखना ही पड़ेगा, उसमें कहीं कुछ नहीं है, उसको याद रखना पड़ेगा। तो किनका किनका बोला है? तो 5 नंबर में फुल नेम लिखने के लिए। तो पहला दिया, 1 नंबर दिया है MRI, और दूसरा दिया है NMR। तो MRI इसी को बोले मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। ये तो आगे हुआ भी था, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, IMAGING हो गया। और इनका NMR का क्या बोले? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिसोनेंस। चलिए ये इसका पूरा नाम है। बोले MRI के क्या बोले? मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। और NMR का क्या होता है? तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिसोनेंस। चलिए